अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब, आज सुबह सुबह कहीं सफ़र करना था हमने, तो सोचा गाड़ी में एक वीलॉग बना दे के दिन को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अच्छा जनाब वाला, रूमर्स चल रहे हैं। आज का दिन है जब महमूद खान अचकज़ई साहब ने लीडर ऑफ द अपोजिशन बनना था। सुना ये है कि कोई पिटीशन फाइल होने वाली है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ तहरीक इंसाफ ने क्या डील की है, कोई डील के चर्चे हो रहे हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। सुहेल अफरीदी साहब क्यों नहीं जा रहे अडयाला जेल, इस पर बात कर लेते हैं। और आखिर में बात कर लेते हैं अफसार आलम साहब की शिकायतों की। जरा थोड़ी सी, बहुत ज्यादा अफसार आलम साहब शिकायती हो चुके हैं जनाब, मुझसे नाक हो चुके हैं। वो भाई लोगों को शिकायतें लगाते रहते हैं हर टाइम। सबसे पहले तो जनाब सुनने में ये आ रहा है, अब जो साजिशी थ्योरी है पहले वो बताता हूँ आपको। साजिशी थ्योरी ये है कि जनाब नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब, अब ये थ्योरी है, साजिशी थ्योरी, साजिशी लोगों की गुफ्तगू। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि अचकज़ई साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन का नोटिफिकेशन कर दिया जाए। कुछ हजरात के मुताबिक नवाज शरीफ साहब गुस्सेनाक हो गए जब उनको पता चला कि अयाज सादिक साहब नोटिफिकेशन नहीं कर रहे। उन्होंने कहा वाई अयाज, डू इट। अयाज ने कहा दे आर नॉट अलाउइंग मी टू डू इट। तो नवाज शरीफ ने कहा यू स्टूपिड अयाज, यू शुड डू इट। हर चीज़ उनसे पूछ के थोड़ी करनी है। लेकिन क्योंकि चाचू शहबाज जो है वो हर चीज़ पूछ कर करते हैं, चाचू ने कहा होल्ड ऑन अयाज, डोंट डू इट। अब इस गुफ्तगू का हमें कहाँ से मजीद पता चलता है? इस गुफ्तगू का हमें मजीद हिंट मिलती है अगर डॉट कनेक्ट करें राना सनाउल्लाह साहब की अलीना शिगरी साहिबा के साथ जो गुफ्तगू है उसमें। राना साहब कहते हैं कि वो अयाज सादिक महमूद खान अचकज़ई साहब से रब्ते में थे। राना सनाउल्लाह साहब सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके शहबाज के साथ भी, लेकिन वो नवाज शरीफ के आदमी समझे जाते हैं। राना साहब कहते हैं मैंने उनको कहा आप मियाँ साहब से मिले, आके शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करें, उसके बाद आपकी इमरान खान से भी मुलाकात करवा दी जाए। क्योंकि अलीना शिगरी को राना साहब ने बताया कि महमूद खान अचकज़ई ने उनसे रब्ता किया था कि आप मेरी इमरान खान से मुलाकात करवा। तो एक बात तो ये होगी। दूसरा फिर हमें क्या पता चला जनाब, फिर कल रात को खबर ये मिली कि महमूद खान अचकज़ई इज नॉट गोइंग टू बी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। इस बात पे पक्की बात है, अचकज़ई साहब को नहीं बनाया जाए। मैंने कहा अच्छा जी, हमें ये खबर मिली, बल्कि अलीना शिगरी साहिबा ने ब्रेक भी कर दी है खबर ट्विटर पे ही कि अचकज़ई साहब तो नहीं बन रहे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अब हमने कहा क्यों नहीं बन रहे भाई, सब कुछ हो चुका है, डॉक्यूमेंट जमा हो चुके हैं और कोई है ही नहीं, लकूना ही नहीं है लीगली, कैसे रोकेंगे अचकज़ई साहब? कल रात को अता तारड़ साहब का एक इंटरव्यू का क्लिप हमने देखा अपनी इन खूबसूरत आंखों से। गुनेगार तो आंखें नहीं है मेरी, खूबसूरत सोहनी अखा ने, सोहनी अखा नाल असी क्लिप देखा जिसमें अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि अचकज़ई साहब के ऊपर तो बड़े क्वेश्चन मार्क है। अचकज़ई साहब एक क्वेश्चनेबल आदमी है। अचकज़ई साहब की लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ है ही नहीं, उनकी लॉयल्टी तो है जनाब काबुल के साथ। अब मैं ये सुनकर सोच में पड़ गया कि जनाब वाकई क्या ये सच है? क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक तो पीडीएम में और वैसे अचकज़ई साहब नवाज शरीफ के साथ मिलके वोट को इज्जत दो की कोशिश कर रहे थे, तब तो इनकी लॉयल्टी बिल्कुल क्वेश्चनेबल नहीं थी, इनके तर्ज तौरे तरीकात हर चीज़ बिल्कुल ठीक थी। तो अब अचानक क्या हो गया, तो वो मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। अता तारड़ साहब को पता होगा, लेकिन अता तारड़ साहब के बारे में मशहूर है कि वो शहबाज के आदमी है, बल्कि शहबाज से भी ज़्यादा वो आगे पार्सल हो चुके हैं। अपनी वजारत भी वो कोई ख़ास खुद नहीं चलाते, जिसका तो खैर मेरे पास काफ़ी सारी मालूमात मुयसर हैं। और इसके अता तारड़ साहब के बारे में मुक्तदरा के जो अल्फाज हैं वो भी मैंने सुन रखे हैं, जिनमें गूफ के तक के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। मैं एक वज़ीर इत्तलात के बारे में नहीं करना चाहता ऐसे अल्फाज इस्तेमाल, लेकिन ये किसी ने इस्तेमाल किए जो मैं आपको बता रहा हूँ। साथ साथ मास्क के लिए मैं कैमरा ठीक कर लेता हूँ, हिल जाता थोड़ा सा, मैं डींगा नहीं नजर आना चाहता हूँ। डींगे बिकॉज डींगा पीपल इज नॉट गुड। तो जनाब आला, अब अता तारड़ साहब की बात सुनकर हम सोच में पड़ गए कि ये तो आज वाकई अलीना शिगरी सही फरमा रही है, नहीं होगा महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन। अब देखते हैं आज क्या होता है। इतनी देर में मशाल यूसुफज़ई साहब आई है। मशाल यूसुफज़ई साहिबा ने बताया है कि आईनी अदालत में हमें इतला मिली है कि एक बड़ी पटिशन फाइल होने लगी है महमूद खान अचकज़ई के खिलाफ, जिसके बाद महमूद खान अचकज़ई का लीडर ऑफ द अपोजिशन बनना बड़ा मुश्किल हो जाए। अब वो क्या पटिशन हो सकती है? एक पटिशन तो ये हो सकती है कि जनाब इसको इमरान खान ने नॉमिनेट किया, जो जेल में बैठे हुए जो नॉमिनेट कर नहीं सकता, लेकिन लिख के इमरान खान ने तो नॉमिनेट नहीं किया हुआ, लिख के तो तहरीक इंसाफ ही गई है। लीगली तो इमरान खान का नाम कहीं भी नहीं है। अदालत तो लीगल पेपर ट्रेल पे चलेगी ना कि क्या इमरान खान ने लिख के दिया है? नहीं, तहरीक इंसाफ के 76 बंदे नॉमिनेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या मसला है? बट ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ
तहरीक इंसाफ को क्या स्पेस मिल रही है, इस पर भी एक थ्योरी है, साजिशी थ्योरी। साजिशी थ्योरी क्या है? साजिशी थ्योरी ये फरमाती है कि जनाब इमरान खान ने जो कह दिया था कि सारी तहरीक इंसाफ कमेटियों को से इस्तीफे दे दे, उन्होंने बादिल नाखास्ता कुछ लोगों ने कमेटियों से इस्तीफे दिए थे, बल्कि एक साहब फैसल साहब हैं, कोई गालिबन सेनेटर, केपी से उनका ताल्लुक है, इलीगल सिगरेट का काम धंधा है उनका, उन्होंने नहीं दिया, वोट भी खिलाफ दिया। इसके अलावा दूसरे साहब जो है हमारे क्यूट प्यारे से वो अबड़ू साहब हैं, वो इस्तीफा दे के भी उनका इस्तीफा नहीं हुआ। तीसरे भी एक दो साहिबान हैं इस तरह जो कहते हैं कि मैं कमेटी नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया। तो सुनने में ये आ रहा था कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग कमेटियां छोड़ने के लिए रजामंद नहीं है, क्योंकि कमेटियों में उनको टीए मिलता है, उनको माल शाल लगता है, पैसे आते हैं, तो उनकी आमदनी में खातिर खा कमी हो जाती है, इसलिए वो कमेटियां नहीं छोड़ना चाहते। और वो कहते हैं कि इमरान खान का फैसला बड़ा गलत है, हमें कमेटियां नहीं छोड़नी चाहिए। तो गुफ्तगू ये हुई स्पीकर साहब के साथ कि आप कोई सीबीएम करें जनाब। देखिए आप एक काम कीजिए, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन नॉमिनेट कीजिए, हमारा महमूद खाना चाहिए, अब इमरान खान ने कह दिया है, उन्हें कर दो, ठीक है, देन वी विल कम बैक टू द कमेटीज। तो हुकूमत जो थी वो इस मामले पे भी ज़रा थोड़ी सी होपफुल थी कि ये हो जाएगा तो ये लोग कमेटियों में वापस आ जाएंगे, लेकिन अब ये होता है कि नहीं होता, ये मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि मशाल यूसुफज़ई के बकौल उनको मालूम हो चुका है कि इनके खिलाफ कोई पटिशन आने वाली है, अचकज़ई साहब के खिलाफ कोई दबंग किस्म की पटिशन आ जाएगी, जिसके बाद ये नॉमिनेट नहीं हो सकेगा। शाम तक हमें सब कुछ पता चल जाएगा। आज का वादा है हुकूमत का, तो देखते हैं। दूसरी जानिब जनाब वाला अफसार आलम साहब एक एस्टेब्लिशमेंट के भी और बेसिकली नून लीग के वो जनाब एक वीलॉगर है, उन्होंने कल एक यूट्यूब वीडियो की, उससे नाक थे बड़े। वो कहते हैं जी मुझे क्या कहते हैं, मुझे तो अजान देने का हुक्म है। ये बहरूपिया साहब है, अजानें पता नहीं किस चीज़ की देते हैं, मुझे नहीं समझ आई। लेकिन इन्होंने कहा कि हजूर वाला ये जो आपकी सफ़ों के अंदर आपकी अगरचा बुत हैं जमात की आस्तीनों में है, इन्होंने कहा जी मुनाफिक मौजूद है आपकी आस्तीनों में, आपकी सफ़ों के अंदर। ये आर्मी चीफ साहब को मुखातिब थे गालिबन। खबरें वो लीक करते हैं, वो बताते हैं कि फलां मेजर जनरल ये कर रहा है, फलां जनरल ये कर रहा है, वहां से खबर लीक होती है, वो खबर जाती है हमारे यूट्यूबरों के साथ। यूट्यूबर करते हैं, हम नहीं करते, हमें ना कहो, हम सच बोलते हैं। ये वाहिद सच्चे आदमी है पाकिस्तान के, आप ये बात याद रखिएगा। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही सच्चे आदमी है जिनका नाम है अफसार आलम साहब, उसके अलावा बाकी सब झूठे हैं, सब कूड़े हैं, कोई भी सच नहीं बोलता। तो अफसार आलम साहब ने ये बताया कि जनाब ये लोग हैं, इनकी सफ़ों में गद्दार हैं जो कि खबरें लीक करते हैं। हम किसी किस्म की कोई खबर लीक नहीं करते, हम सच बोलते हैं और हमें आप कुछ ना कहिए, आप बराए मेहरबानी अपनी सफ़ों में वैपर मारें। अब मैं ये सोच रहा था कि अफसार आलम को ये बातें कहने की ज़रूरत क्यों दरपेश है, अफसार आलम साहब क्यों शिकायतें लगा रहे हैं, अफसार आलम साहब का क्या काम है शिकायतें लगाने का, मुझे कोई खास समझ नहीं है इस बात की। गुस्से नाक वो थे बड़े ज़्यादा, होना चाहिए उनको गुस्से नाक, उनका गुस्से नाक होना बनता भी है, लेकिन मेरे को कोई ख़ास वजह इसकी अभी तक समझ नहीं आई कि वो गुस्से नाक क्यों थे। मैंने सोचा तो मैं इस नतीजे में पहुंचा कि जनाब ये मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की तरफ से वो पैगाम दे रहे थे कि भाई ये आप देखें, मैं नहीं कोई लीकेज कर रहा, लीकेज आपकी तरफ से हो रही है, पिलफरेज जो हो रही है ये फौज की तरफ से हो रही है, ये मुझे सादा सादा उनका पैगाम नजर है। अच्छा, और दीगर जनाब आप वाकयात देखें तो ईमान मजारी और हादी अली चट्टा साहब दो वकील, और एक तरफ एक शौकत सिद्दीकी नाम के गलीस किरदार। अब क्या कहूँ क्या ना कहूँ इस पे शौकत सिद्दीकी साहब पे। शौकत सिद्दीकी साहब ने इस्तीफा दिया, जो उनको एक नौकरी मिली थी बेनिफिट पहुंचाने के लिए। एक काजी फाइज से भी बुरा किरदार है, उन्हीं के ज़माने का किरदार है ये इस पे बेसिकली बात ये करनी चाहिए इन दोनों किरदारों को। क्या वो काजी फाइज साहब बगैरतों की तरह बेस बदल के फिर रहा होता है। आपने नया हुलिया देख लिया होगा, सोशल मीडिया में तस्वीर आ चुकी है, सबको मालूम है उसके नए हुलिया का। शौकत सिद्दीकी भी अपनी बची कची इज्जत नहीं मिल सके, मामलात वैसे नहीं हो सके, इनको इनकी मर्जी के ओहदे नहीं मिल सके, आईनी अदालत में नहीं जा सके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सके, वफाकी शरई कोर्ट नहीं जा सके, तो अब ये दोबारा एक दफा इनकलाबी बनने के चक्रों में है। इन दोनों फ्रॉडियों को बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान के पहचान लिया था, दोनों को। लेकिन मुझे दुख आता है और मेरा शिकवा है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे रिपोर्टर्स थे, इनका मैंने नाम रखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के बेवाएं। ये सुप्रीम कोर्ट के बेवा रिपोर्टर है, अब ये सीना को भी करते हैं। अब ये हमें बताते हैं काजी बड़ा फ्रॉडिया था। उस टाइम ये काजी साहब की तारीफें बताते थे कि काजी बड़ा अच्छा है। उस टाइम ये बताते थे कि शौकत सिद्दीकी जो है वो सीना तान के जनरल फैज के आगे खड़ा हो गया
میری اس ٹائم بھی درخواست یہ تھی کہ جناب اس کے گھر جنرل فیض آیا کیوں، اس نے انٹرٹین کیا تو آیا نا، اس کا تو شکوہ تھا کہ بریگیڈیئر نے میری بستی فرمائی ہے، لیکن آپ یہ تو چیک کریں کہ جنرل فیض کے گھر آ کیسے گیا، زبردستی تو نہیں گھسا نا، پہلے اس سے پہلے کس نے ملاقات کی۔ اسی طریقے سے قاضی کے بہت سارے لوگ جو شادیانے بجاتے تھے، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک رات قاضی صاحب اچانک ہی بیمار ہوئے اور وہ پورا اسلام آباد کراس کرتے ہوئے، کشمیر ہائی وے، سوری سری نگر ہائی وے، یہ کراس کرتے ہوئے پنڈی جا پہنچے اور قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں داخل ہو گئے۔ وہ چہ مگویاں پھیل گئی کہ قاضی صاحب بیمار ہیں، قاضی صاحب بڑے دکھ میں ہیں، قاضی صاحب بڑے درد میں ہیں، لیکن اس ٹائم بھی ہمیں معلوم تھا کہ قاضی صاحب کے معاملات طے ہو گئے ہیں، اور آج بھی ہمیں معلوم ہے قاضی صاحب کے معاملات طے ہیں، لیکن کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ یہ زندگی کا میں شرمندگی زیادہ ہے جس میں بندہ اپنی اصل شکل صورت میں باہر نہ گھوم سکے، تو لعنت بھیجیے۔ لیکن سپریم کورٹ کے بیوہ رپورٹروں سے میرا بڑا ہی شدید گلا ہے اور رہے گا، ان کو سب کو بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اس میں سب سے بڑا گناہ قاضی کو ہیرو بنانا، شوکت عزیز صدیقی کو ایک ہیرو ثابت کرنا، یہ وہ گناہ ہیں جن کی معافی نہیں ہے۔ اس پہ آپ کو ہر پل ہر لمحہ شرمندگی کا اظہار کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں۔ آخر میں جاتے جاتے پاکستان کی ایک دان پان کی 50 کلو کی وکیل ہے، میں نے ان کا نام رکھا ہے 50 کلو کی وکیل، ایمان مزاری ان کا نام ہے، شیریں مزاری کی وہ بیٹی ہے۔ ایمان حاضر مزاری صاحبہ کی آج ضمانت کینسل کر دی گئی۔ جج افضل مجوکا صاحب ہیں، بڑے زبردست جج ہیں، مجھے یقین ہے یہ قانون اور آئین کے ایپیٹوم ہے، یہ ایپیٹوم بلکہ سینٹر آف گریویٹی آئین اور قانون کے۔ جرا کا حق ختم کر دیا، ایمان مزاری کی طبیعت خراب ہے، وہ نہیں آ سکی عدالت۔ ہادی علی چٹا صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا، وکیلوں نے کہا سر ایک دن کا ٹائم 16 کی ڈیٹ دے دیں، کل وہ آ کے جرا خود کرنا چاہتے ہیں۔ جرا کا حق بھی ختم کر دیا اور ضمانت بھی کینسل کر دی اور کہا آپ گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کریں۔ اس کیس میں ان کو سزا ہونا لازم ہے۔ پاکستان میں جھوٹے کیس میں پہلے سزا ہو جاتی تھی، چھوٹی لیول پہ ججز کو مینیج کر لیا جاتا تھا، تو ایک امید ہوتی تھی کہ اگلی عدالت میں جائیں گے تو انصاف مل جائے گا، کیس لگ جائے گا۔ لیکن یہاں پر تو اب ڈوگر صاحب ہیں، ڈوگر صاحب تو کیس نہیں لگائیں گے۔ سراب برکت کو دیکھ لیجیے، کب سے جیل میں بیٹھا ہوا بیچارہ، کوئی اس کی بات بھی نہیں کرتا، بھول چکے ہیں لوگ، جیل میں ہی پڑا ہوا ہے۔ عمران خان کی ضمانت تحریک انصاف بھول چکی ہے کہ ہم نے عمران خان کی ضمانت کے وہ اپیل کرنی ہے سزاؤں کی، وہ بھی نہیں کر سکے۔ ایمان مزاری بھی جائیں گی تو 6-8 مہینے تو کہیں نہیں گئے نا، جیل میں رہنا پڑے گا۔ تو انتظار کرتے ہیں مجوکا صاحب کل کیا کرتے ہیں۔ ایمان مزاری وکیل ہے، ہادی علی چٹا بڑے زبردست وکیل ہیں، ان کا جو کراس ایگزامینیشن میں نے دیکھا بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھا، میرے لیے بہت دلکش تھا، بہت مزیدار تھا، فنی بھی تھا تھوڑا سا، جو انہوں نے چیترے اڑائے اس سرکاری ٹٹو گواہ کے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں جناب کب تک ان کو اپنے نہ کردہ گناہوں کی سزا ملتی ہے، کب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے بلوچوں کے لیے آواز اٹھائی، اس لیے آپ کو جیل میں تننا ہمارا بچپن کا اخلاقی فرض ہے۔ آپ نے مسنگ پرسن کی بات کی، آپ جیل میں جائیں گے، آپ نے تحریک انصاف کے بارے میں بات کی، آپ جیل جائیں گے، یہ پاکستان کا نیا وتیرہ ہے، ہونا ہی ہے۔ آج ہوتا ہے، کل ہوتا ہے، پرسوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے انتظار فرماتے ہیں، کیونکہ دیکھیں افضل مجوکا جو نام ہے اعتماد کا، جو نام ہے سچ کا، جو نام ہے انصاف کا، قاضی فائز عیسیٰ وہ کالے منہ والا آدمی جو بیس بدلنے کے بعد بھی لانتے وصول کر رہے ہیں، اور اس لسٹ میں ایڈ کیجیے شوکت عزیز صدیقی صاحب جو پہلے بھی ٹاؤٹ تھے اور آج بھی ٹاؤٹ ہیں۔ فیڈ بیک جناب اپنا ضرور دیجیے گا۔ پیاس بڑی سخت لگ چکی ہے سانو، ساڈا حسن کملا جہا گیا ہے، آئی ڈونٹ نو وائی، بٹ آئی ول سی یو سون گائز۔ رات کو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، فی الحال کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ یار یہ گاڑی والی بڑی مزدار ہوتی ہے، میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کوئی گاڑی میں لائیو کیا کرے سیشن ایک، میں گاڑی چلا، کیونکہ مجھے نزدیک سے آپ کے سوال بھی نظر آ جائیں گے، میں جو انا ہوں تو میں انا بھی نہیں ہوں گا، تو لائیو سیشن کر لیا کرے۔ اس ٹائم پہ ویورشپ ہوگی کہ لوگ ہوں گے 5-10 کے نہیں ہوں گے، 5 بندوں کو کیا باتیں کر کے کرنی ہے، کوئی 50 ایک بندہ تو ہونا چاہیے کم از کم، کٹو کٹ۔ وٹ ڈو یو تھنک گائز؟ مجھے ضرور بتائیے گا، یا رات کے ٹائم لائیو کیا جائے، یہ بھی مجھے ضرور بتائیں گے کہ رات کے ٹائم پہ کسی ٹائم پہ موبائل کنیکشن کرا کے ایک لائیو سیشن ہی چھک دیں ہم ذرا، کہ لائیو ہی گفتگو شنید کرتے ہیں، لائیو انٹرسٹنگ ہوگا، ٹائم بھی بچے گا، رات والا لائیو کر لیتے ہیں، صبح والا ریکارڈڈ کر لیتے ہیں۔ اس پہ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، لائیو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اور کس ٹائم ہونا چاہیے۔ مجھے دیجیے گا جناب اجازت، کیونکہ آگے آ رہا ہے ہڈا گڈی ہلے گی۔ اللہ حافظ۔